नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में यथास्थिति बनाए रखने में सफल रही बीजेपी के लिए अब विधान परिषद की 11 सीटें, जिसमें स्नातक और शिक्षक क्षेत्र में होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती अब और ज्यादा बड़ी है। तो वहीं उच्च सदन में बड़े दल की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी के सामने प्रतिष्ठा बचाए रखने का सवाल भी है। विधान परिषद के भीतर दशकों से दबदबा बनाए रखने वाले शिक्षक संघों को भी राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने से इस बार वजूद बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। दरअसल पिछले चुनाव में शिक्षक संघों को बड़े उलटफेर का शिकार भी होना पड़ा था। ऐसे में इस बार राजनीतिक दलों का दखल बढ़ने से संघर्ष और कड़ा होगा, क्योंकि कर्मचारी संगठनों के भी मैदान में उतर आने से मुकाबला और रोचक होने की संभावना है। तो वहीं विधान परिषद की 11 सीटों में से 6 शिक्षक और 5 स्नातक के कोटे से हैं। इनमें से 2 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी, 4 शिक्षक संघ शर्मा गुट और 3 अन्य के कब्जे में थीं। 2014 में स्नातक कोटे की 5 सीटों में आगरा में सपा, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी में बीजेपी, मेरठ शिक्षक संघ शर्मा गुट में और लखनऊ निर्दलीय के कब्जे में रही है। अब बीजेपी उच्च सदन में अपनी ताकत बढ़ाने के चुनाव में हर रणनीति को आजमा रही है। इसलिए बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवारों के मुकाबले में उतारने से उनको परहेज भी नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी ने वित्त विहीन संघ के उमेश द्विवेदी को लखनऊ शिक्षक क्षेत्र से उम्मीदवार बनाकर बाजी अपने हक में रखने का दांव चला है। इतना ही नहीं, बीजेपी वाराणसी और गोरखपुर में अपना उम्मीदवार सीधे न उतारने की रणनीति को भी अपना चुकी है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को विधान परिषद चुनाव की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्य विकल्प साबित करने के लिए विधान परिषद चुनाव को भी बेहद गंभीरता से ले रही है। सपा ने अपने दोनों निवर्तमान एमएलसी संजय मिश्र और असीम यादव को फिर से प्रत्याशी घोषित किया है और अन्य सीटों पर भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को उतारा गया है। तो अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सीटवार चुनावी तैयारी की निगरानी भी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और पूर्व मंत्री और प्रमुख पदाधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी भी दी गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या उच्च सदन में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और प्रतिष्ठा बताने की जुगत में आखिर समाजवादी पार्टी कितनी कामयाब होगी, और क्या बीजेपी का मजबूत संगठन विपक्ष का खेल बिगाड़ेगा, और क्या एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का डंका बजेगा? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक चुनाव में बीजेपी संगठन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। तो सपा के सामने फिर ये अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का सवाल भी है। हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी की ये रिपोर्ट देखिए। हर चुनाव में लगातार अच्छी करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। विधान परिषद के 11 सीटों पर होने वाले चुनाव, जिसमें शिक्षक और स्नातक क्षेत्र है, उसमें अच्छा करने की हर एक रणनीति अपनाई जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाल रखी है और अपने विश्वसनीय लोगों पर जिम्मेदारी डाल रखी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं कांग्रेस का यह मानना है कि उनके लिए कुछ करने और कुछ गुजरने की जरूरत है, लेकिन अगर देखा जाए तो कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में है। हालांकि तैयारी जोरों पर है, लेकिन फिर भी क्या बिसात बैठेगी, किस तरीके से मोहरे काम करेंगे, ये वरिष्ठ बताएगा। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी बात करें तो 2 सीटें ऐसी है जहां पर उन्होंने सीधे रेस में नहीं है। गोरखपुर में उन्होंने कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है, यानी कि सीएम योगी पर विश्वास किया है। तो वहीं बनारस में एक को समर्थन दिया है, यानी कि अगर ऊंची हो जाती है तो 2 दिग्गजे यानी कि सीएम योगी और पीएम मोदी के छवि पर कोई भी असर ना पड़े। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से कौन अपना जगह बढ़ाती है विधान परिषद में, किस तरीके से दूसरे के खेमे की सीट अपनी तरफ खींचती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार का चुनाव, विधान परिषद चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार सिंबल पे लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर। और संगठन की संरचना है भारतीय जनता पार्टी, उसकी ताकत पर भी उनको बड़ा नाज है। और देखना यह है क्या ताकत इस बार उनको विधान परिषद में 11 में से कितनी सीटें जिताएगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी नजरें तेज की हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जीत सके। यही वजह है कि हर एक प्रत्याशी अपने क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से कैंपेन कर रहा है, यकीन दिला रहा है कि चाहे स्नातक हो या शिक्षक, अगर कोई उनके लिए आवाज़ उठा सकता है तो वो उनकी पार्टी है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
तो फिर वहीं विधान परिषद चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति के बारे में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने। आप भी सुनिए। विधान परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। क्या है तैयारी, किस तरह करेंगे? डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साहब को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर, आप पे जिम्मेदारी है विधान परिषद चुनाव की, कैसे तैयारी है, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सामान्य चुनाव के तरीके से हर व्यक्ति अपने मतदाता सूचियों का मिलान, उनसे संपर्क, क्योंकि ये चुनाव विधान परिषद का और विधानसभा का चुनाव अंतर होता है। विधान परिषद के चुनाव में प्रत्याशी का प्रत्यक्ष रूप में अपने मतदाताओं से संपर्क ही काम आता है। शिक्षक क्षेत्र में, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी चूँकि तमाम विद्यालय खुले नहीं हैं, इसलिए वर्चुअल भी और तमाम अन्य साधनों के माध्यम से प्रत्याशी को संपर्क करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतदाता केंद्रों के हिसाब से बूथ की रचना करना, उसको संपर्क करना मतदाताओं से, और लोगों को जिम्मेदारियां अपने क्षेत्र वाइज, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है, कई ज़िले इसमें सम्मिलित होते हैं, तो हर ज़िले की अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी देना, ये सारे काम चुनाव की तैयारी के संदर्भ में होते हैं। और चूँकि ये काफ़ी 6-7 ज़िले आते हैं, इसलिए एक प्रत्याशी का प्रत्येक जगह पर भ्रमण नहीं हो पाता, तो इसलिए अलग अलग क्षेत्र के संयोजक होते हैं, वो लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहली मरतबा बीजेपी इस तरीके चुनाव लड़ रही है, सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, क्या माना जाए कि इसको बेहद गंभीरता से लिया रही, आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, सिंबल तो नहीं कहेंगे इसको, पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में हमारे गोरखपुर को छोड़ के बाकी सभी जगह लड़ रहे हैं। वाराणसी में हमने समर्थन दिया है और बाकी जगह हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो चुनाव में निश्चित रूप में ये एक बीजेपी के लिए चुनौती तो है ही है, और बड़े अच्छे और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहे हैं, इस बात की खुशी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी तरीके की चीज़ें चलती हैं और प्रत्याशी अपनी अपनी बातों को रखते हैं। मुद्दे कौन से रहेंगे और कितनी गंभीर है चुनौती विपक्ष की इस बार आपके सामने? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य और प्रत्याशी की अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, प्रत्याशी अपना अपना विवरण लेकर चुनाव के मैदान में हैं, और जाहिर सी बात है बीजेपी ने साफ सुथरी छवि के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, और वो लोग अपने अपनी तरीके से जनसंपर्क में लगे हैं। इंडियन बात करने शुक्रिया। तो आप थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, और इन पर पूरी जिम्मेदारी है विधान परिषद चुनाव की, और इनका साफ तौर पर कहना है कि गोरखपुर और बनारस को छोड़ दिया जाए तो हर जगह प्रत्याशी है। बनारस में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक को समर्थन दे रखा है, हमें गोरखपुर में कोई प्रत्याशी नहीं है। अब देखना है कि नतीजे कैसे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में जुट चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो फिर वहीं विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक चुनाव को लेकर के सपा और कांग्रेस की तैयारियां कैसी हैं, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, पूरी ताकत, पूरी तैयारी से लड़ती है। यह अलग बात है कि जिस तरीके से भी आपने देखा बिहार में जनादेश को शासनादेश से दबाया जा गया रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ही गलत तरीके से शासन का, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है चुनावों के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से मन बना लिया है कि आने वाले वक्त में एक बदलाव के लिए एक बड़ा वोट पड़ने जा रहा है। और जहां तक विधान परिषद का सवाल है, हम लोग लोगों के बीच जाकर के, वोटरों के बीच बैठ करके उनको समझाने का काम करेंगे, अपने नेता, अपने नेतृत्व की बात रखने की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हमने विकास किया था उसको दोबारा से दोहराएंगे, और आगे आने वाले वक्त में जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे होप्स हैं, जो हमारा विजन है, जो हमारा ब्लूप्रिंट है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वो लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता हमारा साथ देगी, प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, और लोग हमारे जीत करके। भारतीय जनता पार्टी जो स्नातक चुनाव में बनारस में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, किसी को समर्थन दिया, और गोरखपुर जो स्वयं मुख्यमंत्री का अपना गृह जनपद क्षेत्र है, वहाँ पर भी स्नातक एमएलसी में अपना प्रत्याशी न उतारना, ये दर्शाता है कि सरकार भय खाती है उत्तर प्रदेश के नौजवानों से। क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए थे 2017 में कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो प्रतिवर्ष 14 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए, और शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उससे जो पूर्वांचल का नौजवान नाराज बैठा है, भाजपा सरकार इस बात से डर गई है
तो चलिए, पक्ष विपक्ष की सभी बातों को आपने सुन लिया है, लेकिन जो सवाल है आज की बड़ी बहस का वो यही है कि क्या उच्च सदन में बीजेपी जो है वो अपनी ताकत को बढ़ा पाने में कामयाब हो पाएगी, और या फिर जो विपक्ष है वो सही तरीके से चुनौती को पेश कर पाएगा। और इस बार का ये एमएलसी का जो चुनाव है 11 सीटों का, वो कितना दिलचस्प होने वाला है, जिसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवमणि द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवमणि द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अंशु अवस्थी जी, आपका भी बहुत स्वागत। अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देवमणि द्विवेदी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक तो जो 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें जीत के बाद अब ये जो 11 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं, कितना इसको महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या रणनीति, किस रणनीति के साथ आप लोग उतरने वाले हैं? आपका पहला कमेंट चाहूंगा मैं। आप देखें, अभी आपने चर्चा की कि 7 में से 6 सीट हमने जीत करके अपना प्रभुत्व दिखाया बीजेपी ने, और यह भी उसी कंटिन्यूटी में आप समझ सकते हैं। उस सफलता के बाद जो लोग कह रहे थे कि ये आने वाले चुनाव के लिए 22 के लिए ट्रेलर होगा, अब वो इस पर कोई कमेंट करना बंद कर दिए हैं। तो हमारा जो कैंडिडेट का व्यक्तित्व है, जो हमने विकास के कार्य किए हैं और जो हमारे संगठन की मजबूती है, इन्हीं 3 के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और परिणाम आपके सामने होगा कि हम तीनों चीज़ों के बलबूते पर ही उच्चतर सदन में भी अपनी बढ़त हासिल करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाने में हम कामयाब होंगे। अंशु अवस्थी जी, आपके पास मैं आता हूं। अंशु जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आपके स्टेटमेंट को, आपकी बाइट को भी सुन रहे थे। आपने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा, क्योंकि युवाओं को लेकर के एक बड़ा माहौल जो है वो अगेंस्ट में है, इस वजह से आश्वस्त हैं कि बीजेपी को तो हार मिलेगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति को कहां पे आप आंक रहे हैं? मैं थोड़ा सा इस विषय पर भी आपसे जरूर समझना चाहूंगा। और दूसरा इसका भी जवाब दीजिए, जो देवमणि जी कह रहे हैं कि वो तो आश्वस्त हैं, भाई जीत तो उनकी ही होनी है। आयुष जी, देखिए, ये जो स्नातक एमएलसी का चुनाव है ये नौजवानों का है, और जो स्नातक है उनके बीच में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको जाना है। कांग्रेस पार्टी जो भी नौजवान है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको लेकर जो मत बनवाना है या उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर लगातार, और बेरोजगारी पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई है तो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उठाई है, हमारे नेतृत्व ने उठाई, श्री राहुल गांधी जी ने उठाई। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जिस तरीके से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, यही वो सरकार है। जब 2017 का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 5 साल में 70 लाख नौकरियां देंगे, अर्थात 1 साल में 14 लाख नौकरियां देंगे। तो यदि नौकरियां दी होती और अपने वादे पूरे किए होते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, जो उनका जनपद है, गृह जनपद है, और जो प्रधानमंत्री महोदय का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे होते। उतारने से बचती नहीं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज जिस तरीके से गोरखपुर में और बनारस में बचने की कोशिश की है, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात एहसास है इस बात का कि जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है वो नाराज है। क्योंकि जितनी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, मैं नाम गिना सकता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की, चाहे जेई की परीक्षा हो या सुपरवाइजर की परीक्षा हो या कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा, युवाओं का चुनाव। लेकिन भाई जब चुनाव हो रहा है और उपचुनाव के अंदर भी, तो भाई चाहे वो स्नातक हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, या जिनका आपने जिक्र किया, वोट तो वो भी करने जाते हैं ना। अगर अब भाई 7 में से 6 ये जीत रहे हैं तो इनका तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, और जनता भी मोहर लगा रही है। आप जिन बातों को कह रहे हैं उन्हीं बातों को आप दोहरा रहे हैं, लेकिन जनता उसको समझ क्यों नहीं पा रही है? और इस बार क्या नया चमत्कार होगा, थोड़ा इसको भी समझाइए फिर अंशु जी। नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चाहे अगर ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से है कि अगर उपचुनाव में इनको उन्हीं नौजवानों ने वोट दिया है, उन्हीं लोगों ने वोट दिया है, तो आखिर क्यों नहीं गोरखपुर और बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ना चाहिए था। लेकिन बनारस में तो समर्थन दे दिया ना, तो अभी जितनी खुद ही बताया, हाँ, गोरखपुर में नहीं उतारा है। उसका जवाब मैं देवमणि जी से लूंगा कि भाई गोरखपुर में क्या वजह रही, लेकिन बनारस में तो एक निर्दलीय को दे दिया ना भाई इन्होंने समर्थन। आयुष भाई, मुझे
एक मिनट मुझे दे दीजिए, बिना इंटरप्ट मैं अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं। जी जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है, अभी विधायक जी भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संगठन है, अनुशासित है, अनुसांगिक है, कई सारे संगठन है। अरे तो कोई अपना कार्यकर्ता लड़ा देना चाहिए था वहां से। जब इतना बड़ा संगठन है और इतना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जैसा कि दावे स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं, भाजपा के नेता करते हैं, तो चुनाव लड़ाना चाहिए था। लेकिन ये शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से पढ़े लिखे लोगों के बीच का चुनाव है, विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके बीच में चुनाव है। और उत्तर प्रदेश का नौजवान इस सरकार से नाराज है, चाहे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, वो सब नाराज हैं और सब स्नातक और बीएड करके बैठे हुए हैं। हमारे कई शिक्षा मित्र परिवार अनाथ हो गए, हजारों शिक्षा मित्रों ने जान दे दी, लेकिन इस सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, आज इसी का डर है। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती हुई 69,000, उसमें जो भयंकर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ और भ्रष्टाचारी बचाए गए, तो निश्चित तौर से सरकार इस बात को एहसास है सरकार को। चलिए ठीक है, अब आपने उसको क्लासिफाइड कर दिया कि भाई देखिए नौजवान हैं या फिर जिनके साथ या जिनको परीक्षाओं में जिनको नहीं मिली, जिनको नौकरी नहीं मिली वो नाराज है। और अभी कल तक आप लोग ये कह रहे थे कि भाई देखिए प्रदेश की पूरी जनता ही नाराज है। ठीक है, आज आपने उसको थोड़ा क्लासिफाई किया, बस ठीक है। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा। अब विजय जी से कमेंट लेता हूं। विजय जी, विजय उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बहुत सारे एमएलसी चुनाव आपकी नजरों के सामने हुए और आपने देखा भी कि उस वक्त क्या क्या और किस तरीके से और किन किन चीजों को लेकर के, इन सारी चीजों के आधार पर ही ये चुनाव लड़े जाते रहे। लेकिन इस बार की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए और पिछले आकलन को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि बड़ा दिलचस्प इस बार होने वाला है? क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव से भी निकली है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष भी जो है जो अपनी मजबूती को दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा था, उसको निराशा हुई है। क्या बेहद का दिलचस्प और बेहद हम मान सकते हैं कि चुनौती भरा इस बार होने वाला है एमएलसी का भी ये चुनाव? नहीं, चुनौती भरा नहीं, लेकिन बड़ा रोचक है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि जो स्नातक निर्वाचन की सीटें हैं, इसमें ऐसा नहीं कि सभी स्नातक मतदाता हैं। इसमें तो सबसे बड़ा खेल वो होता है कि जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट बनवा लेता है, यानी स्नातकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लेता है, उसका अपर हैंड हो जाता है। और पिछले तमाम चुनाव में यही हो रहा है। कोई जनरलाइज अभियान नहीं चलता मतदाता सूची का, और चलता भी है तो लोगों की रुचि नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता है। मैं खुद जर्नलिस्ट हूं और खुद को जागरूक समझता हूं, लेकिन मेरा ही नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग मतदाता सूची में नहीं है, और जो हैं वो किसी कैंडिडेट की वजह से हैं। अब जिस कैंडिडेट ने ज्यादा वोट बना लिए होंगे उस कैंडिडेट की पौवारा होगी। तो ये तो हो गया स्नातक का। शिक्षकों में भी यही है, शिक्षक में बिल्कुल बटे हुए लोग हैं। शिक्षक का जो समूह है, जो मतदाता है, इसलिए ये बहुत ही अलग किस्म का चुनाव है। इसमें अगर आपने वोट ठीक से बनवा लिए भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में सीधे रुचि ली है। और मुझे याद है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शायद 3 या 4 सीटों पे एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें से 3 भाजपा ने जीत लिया था। ये विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की बात है। तो बीजेपी हर चुनाव में उतरती है, हर चुनाव को चुनौती मानकर बीजेपी लड़ती है, और बीजेपी की यही यूएसपी है। जो सबसे जबरदस्त बात बीजेपी के लिए है, जो मुझे लगता है एक राजनीतिक दल के नाते, कि हर चुनाव को चुनौती मानिए, हर चुनाव में पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत झोंक कर चुनाव लड़िए। हार भी जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि अगली बार की तैयारी हमारी ठीक है, या फिर दूसरा जो अगली बार चुनाव आने वाला है उसकी तैयारी हो जाएगी। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी, चाहे छावनी का चुनाव हो जिसमें ये हार गए थे, तुरंत विधानसभा चुनाव के ठीक बात हुए थे। विजय जी, तो क्या हम सीधे तौर पर ये मान लें, क्योंकि आप अपने आकलन के हिसाब से कह रहे हैं, क्या मान के हम ये चलें, चाहे हम शिक्षक संघ का हम लोग हवाला दें कि शिक्षक संघ को चुनौती है बीजेपी की तरफ से, या अन्य विपक्षी पार्टियों को भी, जिसमें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का भी हम लोग जिक्र करें, तो क्या सीधे तौर पर मान के चलें कि जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से होना, इस लिहाज से आप कह रहे हैं कि ये बड़ा रोचक होगा क्योंकि इस बार दिलचस्पी बीजेपी की ज्यादा है इस चुनावों को लेकर? बिल्कुल, यही वजह है। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है और सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 2014 के बाद जो राजनीति के कैरेक्टर में बदलाव आया, कि हर चुनाव एक मिशन के तरीके से लड़िए और पूरी मजबूती से लड़िए और कार्यकर्ताओं से अपना जुड़ाव बनाए रखिए। जो राजनीतिक दल ये काम नहीं कर रहे हैं उनको तो कामयाबी भी नहीं मिल रही है। आप देखिए, चाहे जो जितने भी इलेक्शन आए हैं, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, मैं छावनी के इलेक्शन भी बता रहा हूँ, कैंट के जो चुनाव होते हैं उसमें भी बीजेपी ने पार्टिसिपेट किया था। अभी
पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो राजनीतिक दल का तो काम ही है कि 24/7 वो राजनीति करें और राजनीतिक जंग जो हो उसमें शामिल हो। डेमोक्रेसी में सारे चुनाव की व्यवस्था ही इसलिए की गई है कि ज्यादा ताकत पहुंचे जनता के हाथों में और सरकार बने तो जनता के रिप्रेजेंटेशन से बने। तो इस बात को अगर कोई राजनीतिक दल ये मान के कि भाजपा बहुत मेहनत कर रही है, हमको नहीं करना चाहिए, तो वो आपको भी करना चाहिए, सभी करें तभी तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार इसमें इंटरेस्ट ले रही है और तो ये निश्चित तौर पे रोचक होने का सबसे बड़ा कारण है। देवमणि द्विवेदी जी जवाब दीजिए। अंशु जी बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं कि एक तो वो गोरखपुर का जिक्र कर रहे हैं और दूसरा वाराणसी का वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोग इतना ही आश्वस्त हैं तो इन दो जगहों से परहेज क्यों कर रहे हैं? भाई पूरे 11 के 11 पर आप अपने अपने कैंडिडेट को लड़ाइए और कार्यकर्ताओं की पार्टी तो फिर कार्यकर्ता को ही लड़ाइए। बाहरी को समर्थन आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप डर रहे हैं। इस बात का क्या जवाब है देवमणि द्विवेदी जी? नहीं, मैं कहूँगा कि आयुष जी ये परहेज करना नहीं है, यह सहेज करके चलने की बात है। चुनाव में राजनीति, लोकनीति और रणनीति तीनों चलती है और उसमें आप हमारा जानते हैं कि व्यापक संगठन है और लगातार कंटिन्यूअस इसमें इम्प्रूवमेंट चलता रहता है, काजन थ्योरी की तरह कि लगातार सुधार की कहाँ गुंजाइश है। जैसा कि विजय जी ने भी कहा कि हमेशा हम लोग जो है चुनाव के मोड में रहते हैं, हर चुनाव को सीरियसली हम देखते हैं। तो अगर हमने कहीं पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो जाहिर सी बात है आप उसको लोकनीति, रणनीति और राजनीति का मतलब पूरा जो एक ट्रायंगल है उसका आप त्रिकोण, उसका आप हिस्सा आप मान करके चलिए। और यहाँ पर क्या रणनीति है वह डिस्कस करना हमारे लिए ठीक नहीं है। आप उसको समझ सकते हैं कि उसमें जैसे आप ये कहें कि बेरोजगारी या क्या बात, एक प्रदेश के किसी एक हिस्से में मुद्दा हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता, यह बात आप नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने शिक्षक मित्रों की बात की और अभी 1 महीने पहले ही जिलों के मुख्यालयों में हम ही लोगों ने जो शिक्षक मित्र, शिक्षक बने हैं, सहायक अध्यापक बने हैं, उनको सर्टिफिकेट हम लोगों के हाथों से बांटी गई है। और घोटालों की बात, अब कांग्रेस घोटालों की बात कर रही तो अब आप समझते हैं कि जहां पर घोटालों की लहर चलती हो, जिसको हम लोग घोटलहर कहते हैं, अब वह लोग यहां पर हमारी सरकार में हर तरफ से लेकिन देवमणि द्विवेदी जी भाई ठीक है, चलिए देखिए जनरल इलेक्शंस होते हैं या फिर हम लोग अगर मान के चलें कि भाई विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं तो उसके मुद्दे एक अलग होते हैं, वहां पर आप लोग अपनी टेक्निक से काम चला सकते हैं। लेकिन अंशु जी का तर्क ये था इसमें, देवमणि जी इसमें तर्क अंशु जी का ये था कि भाई ये तो पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, स्नातक और जो पढ़े लिखे शिक्षक लोग हैं वो इसमें वोट करेंगे, तो वो तो देख रहे हैं ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। देवमणि द्विवेदी जी वो लोग देख रहे हैं क्योंकि वो लोग पढ़े हुए हैं और उनके पास इस चीज का ज्ञान है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी राह उतनी आसान नहीं होगी। वो ये बात कह रहे हैं अंशु अवस्थी जी। देवमणि जी नहीं, मेरी बात यह है कि हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, जो पहले किए हैं, उसका तो परिणाम आना है ना 3 तारीख को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम जिस स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं उसको कोई डिस्क्लोज करने की कोई बात नहीं है यहां पर चैनल पर। लेकिन मैं आपको विश्वास नहीं देवमणि द्विवेदी जी मैं कह भी नहीं रहा हूं कि आप डिस्क्लोज करिए, आपकी रणनीति है और आप अपनी रणनीति के साथ लड़िए, लेकिन सवाल कुछ होते हैं भाई। अब जब चर्चा में बैठे हैं तो सवाल अगर विपक्ष पूछेगा तो उसका जवाब होना चाहिए। अब ठीक बात है, आपने बता दिया वो आपकी रणनीति है, इसका जवाब मैं लेता हूं ना। अंशु अवस्थी जी भाई देखिए इनकी टेक्निक, इनकी रणनीति तो इनके साथ है और उसका परिणाम भी आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग हर चुनावों में जीत जाते हैं। आप लोग इन्हीं मुद्दों को उठाते रहते हैं, चाहे बेरोजगारी की हम लोग बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, मुद्दे आपके हर चुनाव में एक ही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता तक वो क्यों नहीं पहुंचता है? इस बार नया क्या कर देंगे आप लोग? सवाल ये है अंशु अवस्थी जी। देखिए आयुष जी, जो कांग्रेस के स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी हैं, हमने जो 5 में 3 स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी हैं वो 1.5 साल पहले लगभग हमने उतार दिए थे और हमारे सारे प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के साथ एक अच्छा सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन बिठाकर लगातार जो हमारे स्नातक युवा हैं उनके बीच में जाकर उनकी जो जरूरतें हैं उनको लेकर जागरूक कर रहे हैं और उनका जो मत है, जो मतदाता सूची है, उसमें लगातार वो पिछले 1.5 साल से नाम दर्ज कराने का कार्यक्रम चला रहे थे।
तो ये हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो स्नातक एमएलसी का चुनाव है उसमें विजय हासिल करेगी। दूसरा, जो रणनीति, कूटनीति और इन सब चीजों की जो बात है, तो ये अच्छी बात है अगर 5 में से 3 पर उतारा जा सकता है। देखिए आयुष जी, समाज में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रबुद्ध और पढ़ा लिखा है तो नौजवान है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, संचार क्रांति है कि कोई भी चीज अब छिपती नहीं है। हमारे भाजपा के साथी यहाँ पर चाहे जो दावे करें, मुख्यमंत्री जी चाहे जो झूठे दावे पेश करें, लेकिन नौजवान को सब दिखता है कि कितनी नौकरियां निकली, फिर मैं वही सवाल जोड़ाऊंगा भाई, अगर नौजवान को दिख रहा होता तो कांग्रेस पार्टी भाई 7 चुनावों में 1-2 सीट तो जीत गई होती ना, कम से कम कोई एक सीट तो ऐसी होती है उपचुनावों के अंदर भाई। 7 जिलों के अंदर भी तो भाई आप मुझे बताइए, इन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भी तो नौजवान था ना जो वोट करने के लिए गया, कांग्रेस पार्टी को जिताया क्यों नहीं? मैं सवाल ये पूछूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल आयुष भाई, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस बार जो उपचुनाव हुआ, आप देखिए गौर करने वाली बात है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर रहती थी, हमको जो जनता जनार्दन है उसने उपविजेता का स्थान दिया है, क्योंकि जो उपचुनाव है उसमें जो जनता का मत होता है वो बदलाव को लेकर नहीं होता। सभी को यह बात पता है कि ये उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है और उपचुनाव में हार जीत से कोई बहुत बड़ा फर्क सरकार पर देखिए भाई, हार के बाद ये आंकलन होते हैं और मैं बहुत बार ये आंकलन सुन चुका हूं, लेकिन अंशु जी अगर जनता आपको सही तरीके से और आपकी बात को वाकई में कन्वे कर रही होती तो मुझे लगता है कि इनमें से 1 सीट आपको मिल गई होती। उस पर हम मंथन करेंगे अंशु जी, मुझे लगता है 1 सीटें मिल गई होती, दोबारा पुनः नई ऊर्जा के साथ जाएंगे 2022 के चुनाव में, जीत नहीं नसीब कराई निश्चित ना, बात तौर से विजय मिलेगी। जनता ने आपको जीत तक नहीं पहुंचाया ना, बात यही है ना। मैं मानता हूं इस बात को कि जीत आयुष जी, और आप लोग ही कह रहे थे इन उपचुनावों का जिक्र मैं बार-बार इसलिए कर रहा हूं, जोड़ मैं इसलिए रहा हूं, जो जनमानस से वो नए बदलाव की तरफ है। ये बात मैं अंशु जी समझ रहा हूं। चलिए ठीक है, विधान परिषद के चुनाव उसका थोड़ा तकनीकी जो तरीका है वो अलग है, उस पर वोट करने वाले लोग अलग हैं, उस पर बारे में भी वरिष्ठ पत्रकार ने बात बताई, उस पर भी मैं अभी आऊंगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है आपका वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तो आप ये बताइए ना कि आप जीत तो एक भी सीट नहीं सके ना। इन मुद्दों को तो आप लोग कब से उठा रहे हैं, लेकिन जनता एड्रेस नहीं कर रही है और इनकी टेक्निक काम आ जा रही है। इसमें उस रणनीति का तोड़ क्या है कांग्रेस पार्टी के पास, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि इन्होंने तो बता दिया कि वो 2 सीटों पर क्यों नहीं उतार रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर पे डायरेक्ट प्रत्याशी को ना उतार रहे हो या फिर वाराणसी में वो किसी को समर्थन कर रहे हो, ये उनकी टेक्निक है। क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो चुनाव आपको जीतना है ना, तभी तो प्रतिनिधित्व करेंगे, नहीं तो आप कैसे करेंगे जनता की सेवा? इसका क्या तोड़ है आपके देखिए? अच्छा है, मैं तो बस देखिए हम तो बस यही अनुरोध करते हैं बीजेपी के साथी से कि अगर बनारस से प्रधानमंत्री जी चुनाव न लड़े होते तब क्या ये प्रत्याशी उतारते कि नहीं उतारते? अगर गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना आते होते तब ये प्रत्याशी उतारते कि नहीं उतारते? मैंने फिर से कहा इसलिए कि सबसे ज्यादा जो जागरूक है वो कौन है? नौजवान है, जो बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है। और जब वो रोजगार के लिए निकल रहा है तो यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पुलिस से उसको लाठियों से पिटवाते हैं, जेल भेजने का काम करते हैं। तो आज जो सच है वो सच नौजवान से छिपा नहीं है और सरकार को इस बात का भली भांति एहसास है, बीजेपी को भली भांति एहसास है। सिर्फ इसीलिए इस बात को तकनीकी रूप दिया जा रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि अगर ये बनारस और गोरखपुर वीआईपी जगह ना होती मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सीट के नाते, तब ये प्रत्याशी उतारते कि नहीं? क्योंकि पिछली बार तो इन्होंने उतारे थे, इससे पहले जब स्नातक एमएलसी का चुनाव हुआ तब इन्होंने उतारा। उस समय तकनीक की बात नहीं हो रही थी, इस समय तकनीक की बात हो रही। चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये बात जरूर साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान निराश है। परिस्थिति के साथ भाई जो रणनीति है वो तो बदलती है, उस समय का विषय कुछ और था, इस समय का विषय कुछ और है। अब वो टेक्निक क्या है या उसमें कामयाबी कितना होते हैं, इसके लिए हम लोग इंतजार कर लेते हैं भाई 3 तारीख तक का। ठीक है विजय उपाध्याय जी, भाई तकनीक है या उनकी अपनी टेक्निक है या उनकी अपनी रणनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी समझे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस बात को कह रही है या फिर विपक्ष जिस बात को कह रहा है, विजय जी क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वोट शेयर चलिए बढ़ गया, इससे हम खुश हैं, लेकिन उनकी टेक्निक का कोई तोड़ आपको नजर आ रहा है विपक्ष के पास? देखिए अंशु जी युवा हैं और बहुत जोश खरोश से कांग्रेस की बात रखते हैं। अंशु जी को मैं बता दूं कि गोरखपुर का जो स्नातक क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। 2017 में देवेंद्र प्रताप सिंह ने वहां से चुनाव जीता था, तो वहां पे स्नातक वाला तो चुनाव हो नहीं रहा, शिक्षक का हो रहा है।
शिक्षक के चुनाव में आमतौर पे पार्टियां दखल नहीं दिया करती थी, क्योंकि एक परंपरा ऐसी थी कि शिक्षकों को ही जो उनके अपने गुट हैं, उनके संगठन हैं, उन्हीं के लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। और शिक्षक का ही वाराणसी में भी बीजेपी ने वही रणनीति अपनाई है। देखिए, बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस की अपनी रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल। और कांग्रेस ने कितने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं और किस मुद्दे पे वो जनता के बीच जाना चाहती है, कितने वोट बनाए हैं, तमाम और जो चीजें हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, मैनेजमेंट उनका कैसा है, चुनाव का मैनेजमेंट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, देखिए इसमें अगर आप क्यों चुनाव इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो दलीय स्थिति है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सीटें हैं, आपको मालूम है 100 सीटों में आज भी 52 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। दूसरे नंबर पर 19 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के पास 8 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, जिसमें से एक के खिलाफ ऑलरेडी इनकी तरफ से सदस्यता रद्द करने की याचिका चल रही है। तो ये दलीय स्थिति है विधान परिषद की। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अपनी जो 19 सीटें हैं उसको बढ़ाकर वो समाजवादी पार्टी के बराबर या उससे आगे ले जाना चाहेगी। अभी जब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, 32 सीटों के एक साथ होते हैं, तो शायद आंकड़ों में बड़ा बदलाव हो, क्योंकि जो स्थानीय निकाय की एमएलसी सीटें होती हैं उसमें रूलिंग पार्टी का बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पे जो सरकार होती है उसी के 32 में से 30 के आसपास सीटें वो जीत जाया करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनकी लीडरशिप में जब चुनाव होंगे तो देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अभी जो शिक्षक की सीटें हैं, शर्मा गुट के पास 4 हैं। तो अब शर्मा गुट की जो 4 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें किसी को सपोर्ट करती है या शर्मा गुट को हराने के लिए किसी शिक्षक को रणनीति के तहत सपोर्ट करती है, तो ये तो बहुत ही जायज है। गठबंधन करता है विपक्ष, भारतीय जो रूलिंग पार्टी है वो भी गठबंधन करती है। तो ये तो जो अभी भाजपा के विधायक जी ने जो बात रखी ना कि रणनीति लोक नीति, तो वो कई बिंदु हैं जो जिसको देखना पड़ता है। आप जिद करके किसी पार्टी को मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं लामोहला प्रत्याशी उतारिए ही उतारिए। भाई, समर्थक अगर आपका जीता तो जीत के बराबर ही बात हुई। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी पार्टी के झंडे से ही किसी प्रत्याशी को दीजिए। आपका समर्थक भी जीतता है तो आप ही की जीत मानी जाती है। तो ये चुनाव का कैरेक्टर अलग है। ये इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वोटर किसने ज्यादा बनवाए हैं। जो ज्यादा वोटर बनवाता है उसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हालांकि कई बार वोटर कोई बनवाता है, जीत कोई जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आमतौर पे होता यही है कि लोग अपने वोटर बनवाते हैं और फिर वो चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो 11 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की 19 सीटों में से कितना इजाफा होगा, समाजवादी पार्टी की सीटें 52 है, उसमें इजाफा होगा या नहीं होगा, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। या कांग्रेस की 2 सीटें हैं, 3 होंगी, 4 होंगी, 10 होगी, क्या स्थिति बनेगी। बिल्कुल विजय जी, कुल मिलाकर के जो दलीय स्थिति है वो क्या रहने वाली, ये भी बहुत दिलचस्प रहेगा और इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि अब्दुल हफीज गांधी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी, बड़ा महत्वपूर्ण है ये सवाल, क्योंकि जो बात विजय जी कह रहे थे उसी को मैं चाहूंगा थोड़ा और आगे बढ़ाएं। दलीय स्थिति की उन्होंने चर्चा की, वो कह रहे हैं कि देखिए सबसे मजबूत स्थिति में तो अगर हम लोग विधान परिषद के अंदर देखें तो आपके ही पास है। बीजेपी गेन करने की कोशिश कर रही है, रणनीति के साथ और टेक्निक के साथ वो उतर रही है। क्या आपको लग रहा है कि चुनौती है आपके सामने? देखिए, बिल्कुल चुनौती है और इस चुनौती का सामना भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे विजय जी ने बताया कि ये इस चुनाव का जो नेचर है वो बहुत अलग है और ये बहुत लिमिटेड और सीमित चुनाव होता है, क्योंकि वोटर सीमित होते हैं और उनके हो सकता है मुद्दे भी जो है आम एक वोटर से अलग होते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीमित वोटर्स की वजह से जो ज्यादा प्रत्याशी कांटेक्ट कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा जो वोट बना लेंगे, उनकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। हम लोगों ने भी इस तरह के प्रयास किए हैं। अभी 11 सीट में से पिछली बार हमारे पास 2 सीटें थी, तो हमारी भी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़ाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आप लोगों की चर्चा सुन रहा था, बाई इलेक्शंस को भी इसमें लेकर आप आ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इसके बावजूद कि आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज 53% के आसपास रहा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी गिरा है। अगर आप दूसरा जो सामान्य इलेक्शंस हैं उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शंस में 36% वोट कहीं ना कहीं मिला है। तो इससे ये पता लगता है कि वोटर्स के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज्यादा जोश और खरोश नहीं है।
दूसरा ये कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी का गिरा है, यानी कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से लोगों में निराशा कहीं ना कहीं दिख रही है। अब आप कह सकते हैं कि ये बाई इलेक्शन है इसलिए लोगों में जोश नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक इलेक्शन है तो वोट परसेंटेज गिर रहा है, लोगों जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो भी कम निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में गांधी जी, ये तो अपना अपना आकलन है ना। देखिए आपने उसका आकलन ऐसे किया कि भाई देखिए लोग नाराज हैं, कम निकले, या उसके पीछे जो भी वजह हो सकती है, उनका वोट परसेंटेज गिरा, लेकिन उनका आकलन तो ये है कि भाई सीटें तो उन्होंने जीत ली ना, सर्वाधिक सीटें तो उन्होंने ही जीती। लेकिन देखिए जब आप कहते हैं कि पौने 4 साल में इतनी उपलब्धियां हुई, जैसे सरकार का दावा है, जो जीत रहा है वो जीत रहा है, फिर अब उसमें वोटिंग परसेंटेज चाहे कम हुआ हो या लोग कम बाहर निकले हो, ये तो आकलन हुआ ना अपना अपना। देखिए जीत तो जीत होते चाहे एक वोट से हो, लेकिन मैं एक आकलन बता रहा हूँ कि पौने 4 साल सरकार चलाई और जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा करती है हर मामले में कि हमने ये किया, हमने ये विकास किया, तो उसके लिहाज से तो फिर वोटरों में जोश होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा वोट देने चाहिए थे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। कम से कम जो वोटिंग परसेंट 2017 में रही थी उसके आसपास रहते, लेकिन इतना वोटिंग परसेंटेज गिरेगा तो कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगा। जीत तो हुई आपकी, हम भी इसको मान रहे हैं, जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है बिल्कुल, लेकिन अब्दुल अब्बूस गांधी जी, क्या यह माने कि भाई जो 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी जिस पोजीशन पर रही उसको देखते हुए भी अब आप लोग थोड़ा ज्यादा गंभीरता से इस चुनावों को ले रहे हैं और इसलिए एक्टिवनेस कुछ ज्यादा नजर आ रही है इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल ज्यादा गंभीरता से लेंगे और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, पहले भी काम कर रहे थे, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटीज, बूथ कमेटीज सारे की सारी बना रहे हैं और भी जो हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है उसका हम स्वागत कर रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार भी हम लोग कर रहे हैं। मेंबरशिप ड्राइव भी हम लोगों ने चलाई थी। तो एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जो रणनीति अपना सकते हैं, जिस तरह से विस्तार कर सकते हैं वो पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं। हो सकता है बाई इलेक्शन में ना समझा पाए हों, लेकिन अगर एक इलेक्शन में नहीं समझा पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आने वाले इलेक्शन में भी नहीं समझा पाएंगे या वोटर हमारी बात नहीं समझेगा। निरंतर प्रयास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, हम भी निरंतर प्रयास करेंगे और हमें जैसा उम्मीद है 2022 के इलेक्शन में और ये भी जो स्नातक और जो शिक्षक का मंडल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें भी समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। देवमणि द्विवेदी जी जवाब दीजिए। भाई एक तो ये कह रहे हैं कि आपका एक तो वोटिंग परसेंटेज देखिए गिरा है, लोग भले कोई वजह रही हो, नाराजगी तो है उनके अंदर, वो बात अलग है कि भाई अब वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए चुनौती आप लोग भले ही दें लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की होगी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। मैं आयुष जी एक बात कहना चाहूँगा, चूंकि 22 के चुनाव कोई 15 महीने यानी 1.25 साल दूर हैं, तो एक थोड़ा सा जनता जनार्दन का इन जनरल थोड़ा सा उनकी उदासीनता रहती है कि भाई एक विश्वास आता है कि बहुत कम समय के लिए है, यह भी एक कारण होता है। दूसरा कारण यह भी होता है कि पार्टी हमारी जो है मजबूत स्थिति में है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब भी कई कारण होते हैं कि मोटिवेशन का लेवल उतना हाई नहीं रहता है। लेकिन ओवरऑल जैसे आपने कहा कि अब उनका परसेंटेज घटना, ओवरऑल परसेंटेज घटना ये 19-20 हो सकता है, लेकिन आप जैसे बिहार का देखे, आपने उत्तर प्रदेश का देखा, उत्तर प्रदेश और बिहार जो मतलब कि एक साथ जोड़ करके देखे जाते हैं, तो अगर उसमें भी अगर आप देखते हैं तो बिहार के भी परिणाम जिस तरह से हैं, उत्तर प्रदेश के परिणाम जिस तरह से हैं और एक अन्य प्रदेशों में भी जो हुए उपचुनाव के थोड़ा 19-20 होने के बाद भी जो जनता ने यह एक संदेश दिया कि जवाब देना चाहूं कि दल है केवल कमल दल और बाकी तो दलदल होए, तो ये स्थिति जो है निज हित परहित देश हित देख कहत सब कोई दल है केवल कमल दल बाकी दलदल होए। आपकी रणनीति पर किसी को कोई शंका शुबा नहीं है भाई। देखिए इसीलिए सवाल यहाँ पे यही हो रहा है कि भाई उसका तोड़ क्या। लेकिन मुझे बताइए उत्साह और अति उत्साह में भी तो अंतर होता है ना, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अगर गिर रहा है, विपक्षी पार्टी का आकलन ये हो सकता है देवमणि द्विवेदी जी की भाई ठीक है चलिए अब उनका आकलन ये है कि आपका वोटिंग परसेंटेज गिरा है, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए ना, वजह कोई भी रही हो लेकिन लोग निकले नहीं ना आपके लिए भी, ऐसा ना हो आने वाले समय में ये घातक हो जाए आपके लिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी कंटिन्यूअस एफर्ट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल आपकी बात महत्वपूर्ण है कि हमको सोचना भी चाहिए, हमको करना भी चाहिए। हम सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और कई बार जो सोचने की प्रक्रिया होती है वो ये नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर ऐसे ही हो, वो तो चिंतन तो कभी
थिंक टैंक में होता है, एकांत में होता है। ठीक है देवमणि जी, मैं फिर कहूंगा भाई आप अपनी रणनीति डिस्क्लोज मत करियो। मैं आपसे रणनीति आपकी यहाँ पर वो जो अंदरूनी रणनीति है ना वो मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, जो आप बता सकते हैं वो आप बताइए। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी जी को आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल उसमें ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि ठीक है चलिए उपचुनाव आप अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे तो चलिए मैं मान सकता हूं उसकी सत्ता पक्ष को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि चलिए आदमी नहीं निकल रहा है बाहर, लेकिन साथ में जो विधानसभा के और जगहों पर चुनाव हुए वहां पर भी तो उन्होंने जीत हासिल की है ना। अगर मुद्दे यही हैं जिसका जिक्र अभी अंशु जी भी कर रहे थे, तो फिर जनता उसको एड्रेस क्यों नहीं कर रही है? देखिए अभी बिहार इलेक्शन की हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो एनडीए और महागठबंधन में 0.03 यानी कि 12,700 वोटों का फर्क है, और 12,700 वोट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जो बैलेट पेपर है बाद में काउंट किए गए और इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी जीत कहीं ना कहीं गठबंधन की दिखती है, क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर पूरी सरकार और लगी हुई है और दूसरी तरफ आप देखिए कि गठबंधन तो सत्ता में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 12,000 वोटों का सिर्फ फर्क था। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी है, एक के पास 75 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 74 सीटें हैं, और नीतीश कुमार जी की सीटें तो बहुत ज्यादा कम हुई हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां भी चला है। ये अलग बात है कि आप जीत गए हैं, तो वहां भी बहुत अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है बिहार के रिजल्ट में भी और यूपी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्पेसिफिक अपनी खुद की सीटें तो बढ़ी है ना, इस बात को भी तो आपको स्वीकार करना होगा। ये बात ठीक है आपकी कि भाई आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन इनकी सीटें कम थी, ये तो गेन कर ले गए ना बीजेपी की नीतियों से। तो अगर जनता मोहर लगा रही इसका मतलब वो बड़ा है। अब नीतीश कुमार जी से नाराजगी रही होगी तो हो सकता है कि वो सीटें कम हो गई उनकी। आयुष जी बिहार इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कूटनीति अपनाई है, एलजेपी को उतारकर बहुत सारी सीटों पर यही तो चर्चा हो रही थी ना अब्दुल हफीज गांधी जी। भाई देखिए रणनीति और कूटनीति का ही तो आप लोगों को तोड़ ढूंढना है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जनता की अगर सेवा यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों को करनी है तो उनको सीटों में कन्वर्ट करना होगा। देखिए सवाल बहुत सीधा है, सीट में कन्वर्ट होगा, सत्ता में होंगे तभी जनता की सेवा कर पाएंगे। अंशु जी भाई देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों की बात कर रही हैं। अब ये गोरखपुर से ना उतारे, बनारस से ना उतारे, ये इनकी अपनी टेक्निक है। कांग्रेस की तैयारी कितनी है मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी कॉन्फिडेंस में है, बीजेपी उसमें सेंध लगाने के लिए। अब कांग्रेस का आकलन जरा थोड़ा बताइए अंशु जी। नहीं बिल्कुल आयुष जी, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी, मैंने पहले भी कहा इससे पहले कि हमने जो 5 में से 3 प्रत्याशी थे वो 1.5 साल पहले ही घोषित कर दिए थे। लगातार हम नौजवानों के संपर्क में हैं, लगातार जो मतदाता सूची में उनका नाम जुड़वाने का जो कार्यक्रम है वो चलता रहा है, और अभी भी जो मतदाता बने हैं लगातार उनके संपर्क में हैं। क्योंकि जो नौजवान है आयुष जी, अब उसे ये बात समझ में आ गई है, ये जो बनारस में और जो गोरखपुर में प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, इसके पीछे जो रणनीति कूटनीति है उसके पीछे सबसे बड़ी नीति यही है कि वहां पर डर की नीति है। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों से डर रही है, क्योंकि शिक्षक और स्नातक जो भी हैं, विजय उपाध्याय जी ने कहा, यह बात ठीक है कि वो अलग मतदाता होते हैं, लेकिन वो भी सब उत्तर प्रदेश के ही हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ठगा गया है तो ये कहीं ना कहीं उससे छवि पर असर पड़ेगा। और नौजवान और शिक्षक जो पढ़े लिखे होते हैं और जो चीजों को समझते हैं बखूबी, कई चीजों को समझते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है आयुष जी कि कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है हेरा फेरी करने की, क्योंकि ये चुनाव कैसे हो रहा है, बैलेट से, ये ईवीएम मशीन से नहीं हो रहा है, ये बैलेट से भी चुनाव है। ये भी महत्वपूर्ण है। एक तो पढ़े लिखे लोग मतदाता हैं, दूसरा नौजवान है जिनको ठगा गया, और तीसरा बैलेट से चुनाव, यानी कोई गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज इसी वजह से बनारस और गोरखपुर को बचाया गया है। अगर इनके पास 1% भी गुंजाइश होती साम दाम दंड भेद की तो ये प्रत्याशी उतारते। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, विजय उपाध्याय जी ने कहा कि इससे पहले भाजपा का वहां कब्जा था तो दोबारा भी उतार देना चाहिए था। यानी कि अपने किले को छोड़ा है, जीतने के बाद इस बार नहीं उतार रहे हैं। 1% भी गुंजाइश नहीं है, पढ़े लिखे लोग वोट देने जा रहे हैं। अंशु जी आप इसका आकलन करते रहिए कि भाई इन्होंने उतारा नहीं उतारा, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी टेक्निक फिर से वहां पर भारी पड़ जाए। और थोड़ा आकलन ये होना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है और कितनी मजबूती के साथ आप लोग लड़ेंगे। अब देखिए जब चुनाव में नहीं उतरे हैं, इनकी चाहे जो रणनीति कूटनीति हो, जब प्रत्याशी मैदान में नहीं, तो ये तो तय है कि बीजेपी वहां पर नहीं लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या, क्योंकि आपको ना इनसे भी नहीं समाजवादी पार्टी से भी तो लड़ना है ना भाई।
कांग्रेस विजय की जी। पूरी मजबूत रणनीति विजय है, जी। 11 में से 4 सीटों पर कांग्रेस तो इसी पर जीतेंगे। अटकी हुई है कि जिम्मेदारी भाई से इन्होंने मैं ये बात गोरखपुर से कहता नहीं हूं। उतारा, बनारस से नहीं उतारा। जी, आप सवाल पूछिए। विजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो इसी पर अभी भी अटकी हुई है कि इन्होंने बनारस से नहीं कैंडिडेट उतारा, गोरखपुर से नहीं उतारा। क्या अपना आकलन सही तरीके से कर पा रही हैं ये पार्टियां? देखिए, ये इस बात की चर्चा हुई ना कि बाई इलेक्शन में रूलिंग पार्टी के वोट परसेंटेज घटे, तो महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अपोजिशन के कितने बढ़े। क्या अपोजिशन की पार्टियों के वोट परसेंटेज उतने बढ़े हैं जो उल्लेखनीय हो? तो अगर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तो निश्चित तौर पे रूलिंग पार्टी को घबराना चाहिए। लेकिन अगर उल्लेखनीय तौर पे नहीं बढ़े हैं और जो 2017 के वोट मिले थे उसी के आसपास वोट मिल रहे हैं, तो शायद रूलिंग पार्टी के लिए तो राहत की बात है कि 3.5 साल के कामकाज के बाद और विपक्ष के इतने 36 बार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जेल गए, और अंशु जी जैसा कह रहे हैं कि नौजवान नाराज है। समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि इसमें तमाम सरकार ने अच्छे काम नहीं किए हैं, तो सरकार का वोट तो घटा, लेकिन अपोजिशन का कितना बढ़ा, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, दोनों को देखकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर कहीं पे नहीं अगर उतारा है तो मुझे नहीं लगता कि ये तो पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या पार्टी को लगता होगा कि वहां हम किसी निर्दलीय को समर्थन देके जिता सकते हैं, तो ये उनकी कामयाबी होगी और वो कहेंगे ना कि हमारे समर्थन से जीता। तो क्या बाकी पार्टियां भी इस स्थिति में है कि वो समर्थन दे के अपने प्रत्याशियों को जिताने नहीं की नहीं, लेकिन कोशिश विजय उपाध्याय करेंगे? जी, इन दो सीटों का जिक्र इसलिए बार बार हो रहा है मुझे लग रहा है क्योंकि एक बनारस में जो सीट है उसको प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है, गोरखपुर को मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है। दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के साख है, इसलिए वहां से नहीं उतारा। ये बात विपक्ष इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि स्नातक की जो सीट है वो बीजेपी के पास है। 2017 में वहां से बीजेपी की जीत हुई थी, वहां से स्नातक का चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ शिक्षक क्षेत्र का चुनाव हो रहा है। अब शिक्षक क्षेत्र का चुनाव आमतौर पे पार्टी के आधार पर नहीं होता रहा है, तो हो सकता है कि रणनीति का इनके हिस्सा हो। मैं बीजेपी का हूं नहीं, लेकिन मेरा आकलन ऐसा है कि इनकी रणनीति का हिस्सा होगा कि हम किसी को समर्थन देके हम ज्यादा बेहतर ढंग से उसको जितवा सकते हैं, गोरखपुर क्षेत्र भी और बनारस क्षेत्र भी। तो शिक्षक क्षेत्र का तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। अगर स्नातक में न खड़ा किए होते तो निश्चित तौर पे अंशु जी का सवाल वैलिड था। अब्दुल हफीज गांधी जी, जो बात विजय उपाध्याय जी ने कही, मैं चाहूंगा इसका जवाब दें। ठीक है, इनका वोट परसेंटेज तो गिरा, लेकिन क्या उल्लेखनीय वृद्धि आप लोगों के वोट परसेंटेज में हुई है कि उस पर आप लोग इतना आश्वस्त हो जाएं? देखिए, अभी खुद भारतीय जनता पार्टी ने एक काउंटर आर्गुमेंट दिया कि बाई इलेक्शंस में वोट जो है सरकार को ही पड़ता है, तो इस लिहाज से तो फिर अपोजिशन का भी परफॉर्मेंस नहीं नापना चाहिए। तो जब बाई इलेक्शन में जनता जाती ही उनके आर्गुमेंट के हिसाब से सरकार की तरफ है, तो मैं समझता हूं कि फिर अपोजिशन का आकलन करना कि उन्होंने अच्छा किया है बुरा किया है, ये बेमानी हो जाता है। तो जो बाई इलेक्शंस का जो नेचर है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि अगर हम डिबेट करते हैं तो बहुत सही मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। मैंने अभी आपको बिहार का इलेक्शन के बारे में बताया कि जहाँ जनरल इलेक्शन होता है और पूरी की पूरी केंद्रीय काबीना और स्टेट की काबीना इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 0.03% का डिफरेंस आता है, यानी कि जनता वहां खुश नहीं है, और नीतीश कुमार जी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और अपोजिशन को मैं समझता हूं कि इसको तो थोड़ा पॉजिटिव वे में अगर ले लें भाई, अगर आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी ना कि इतना लंबा शासन करने के एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी, भले ही चलिए ठीक है मार्जिन कम रहा, लेकिन आखिर जीत तो गए ना अल्टीमेटली। फिर भी जनता ने वो आक्रोश नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था, जो विपक्ष कह रहा था, जिस बात को उठा रहा था, एड्रेस तो नहीं हुआ ना वो भी। जीत तो फिर जीत ही हुई। अब्दुल हफीज गांधी जी, देखिए आयुष जी, मैंने पहले ही कहा जीत तो एक वोट से भी हो जाती है, उसको भी जीत माना जाता है। तो जीत पर मैं समझता हूं कि जो अभी बाई इलेक्शंस हुए हैं, इस पर हमारा कोई भी किसी तरह की जो है शंका नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीट निकाली हैं, 6 सीट निकाली है, लेकिन इसके पीछे का गणित भी आप समझिए कि किस तरह से निकाली है। और हमारा परफॉर्मेंस आप मालानी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पर 3रे नंबर पे है। तो भारतीय जनता पार्टी एक समझ लीजिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी मुकाबले में नहीं आ पा रही है, और चीफ मिनिस्टर साहब वहां 2 बार गए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब का इन्फ्लुएंस पूरे उत्तर प्रदेश में चले, बाकी 6 सीटों पर चले और 1 सीट पर ना चले? तो आकलन करने के लिए आप बहुत हिसाब से कर सकते हैं, है ना? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि 2022 का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये इलेक्शंस भी होंगे, ये 7 इलेक्शंस भी हुए हैं, इनके जरूर थोड़े बहुत मायने होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं,
लेकिन जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उसके बड़े मायने होते हैं, और हम 2022 में डिबेट करेंगे कि वाकई सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है वो सही रही है या गलत रही है, ये 2022 के इलेक्शन चलिए, फैसला करेंगे। अब्दुल हफीज गांधी जी, उससे पहले भी बहुत चर्चाएं होंगी, उसमें भी हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन एक बार फिर से देखना होगा कि इस बार जो जीत है वो किसके सर सजती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।